अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपने क्रांति बैच का जो हमारा शुरुआत हमने किया था बेसिक फिजिक्स के बाद, अब हम ओरिजिनल यानी कि आपके चैप्टर पे आते हैं। और आपका जो पहला जो चैप्टर पढ़ना है, अभी थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। और कुछ जरूरी अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ठीक है? और बाकी 360p पे वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दमदार जोशीले अंदाज में आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं, टर्म को डिफाइन करते हैं। देखिए, लॉज ऑफ मोशन यानी कहीं ना कहीं क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ, कुछ नियम पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में कहीं भी कोई लॉ आएगा, कहीं भी कोई लॉज आएगा तो लॉ सिंगुलर होता है, लॉज अब बात करते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, प्लूरल हो जाता है। तो लॉज ऑफ मोशन यानी मोशन, मोशन का मतलब यदि कोई मोशन में होगा तो। अब यदि मैं मोशन में हूं, मैं अपने बारे में बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल कर देते हैं फिजिक्स को। अगर मैं हूं और मान लो कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरा क्या क्या मेरे पास है? मेरे पास मास है, बोलो हाँ या ना। मेरे पास मास है 50 kg, 55 kg, मेरे पास मास है। दूसरी चीज, अगर मैं रुका हुआ हूं तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। बहुत ईजी है फिजिक्स, बस आपको क्या करना है? अपने मन के डर को हटाकर कंसेप्ट को सीखना है। तो अगर मैं रुका हुआ हूं तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी? 0 है। अब यदि मैं चलना शुरू कर दूं, मूव करना शुरू कर दूं, तो मेरी कुछ तो वेलोसिटी आएगी। 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, कुछ ही आएगी मेरी वेलोसिटी। यानी कि अब मैं अपने वेलोसिटी में चेंज करूंगा। जब अपने वेलोसिटी में चेंज करूंगा तो इसके लिए एक्सेलरेशन वर्ड का यूज करूंगा। इसके दौरान मेरा टाइम भी लगेगा, कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करूंगा मैं। समझ में आ रहा है? तमाम चीज़ समझ में आ रही है? तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कुछ लॉज पढ़ना है। तो न्यूटन के लॉ को हम पढ़ेंगे। और न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिया है। कितना लॉ दिया है? 3 लॉ दिया है। और पहले के साइंटिस्ट लोग ना बड़े चतुर होते थे, वो अपने नाम के ऊपर ही अपना रखते। अब देखो न्यूटन ने भी कितनी चालाकी से कहा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोशन का जो है गति का है यहाँ पे। तो अब देखिए कितना है यहाँ पर। अगर मान लो किसी नाम रमेश है तो रमेश फर्स्ट लॉ, रमेश सेकंड लॉ, रमेश थर्ड लॉ। तो एक बार आइए इसको जान लेते हैं क्या लॉ वगैरह है और क्या मैं आपके लिए इजी बना सकता हूं, वो भी एक बार जान लेते हैं। तो आप मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? यहाँ क्या लिखना शुरू करते हैं? लॉज ऑफ मोशन लिखना शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन, टेंटना। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको मोशन कहते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में ना यहाँ 3 तरह के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं। बोलो कितने पढ़ने हैं? 3 तरह के लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो इसको मैं बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉज ऑफ मोशन। तो जो आपके सिलेबस में पढ़ना है बेसिकली पहला और दूसरा के बारे में डिटेल है, तीसरा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन तीसरा इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। तो लॉज ऑफ मोशन में बच्चों 3 तरह के आपको पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। अरे इतना आसान है ना ये, एक बार सीख लोगे तो ना इससे मतलब हलवा खाने से आसान हो जाएगा ये आपके लिए। रटना तो बिल्कुल नहीं है, कौन कहता है रटोगे? पागल थोड़ी बनना है रट के, ठीक है? देखिए ये मैं 3 तरीके के देता हूं। पहला जो मैं देता हूं न्यूटन फर्स्ट लॉ, यहां पर देता हूं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और तीसरा क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लिख दिया हमने तीनों को। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, इन तीनों लॉ के बारे में आपको बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए। आपके सिलेबस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सबसे ज्यादा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ का भी यूज आएगा यहाँ पे। तो आइए फटाफट थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड है। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड है। अभी मैं समझाऊंगा। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो रिलेशन देता है एफ इज इक्वल टू एम ए,
अब इसमें बहुत सारे मोमेंटम टर्म आ जाएगा, इंपल्स आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो एक्शन रिएक्शन होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस पे काम करता है। ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बोलूं लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज यदि मोशन में है, कोई भी चीज, अभी इस पे स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं आपको, कभी भूलोगे ही नहीं आप, फिर भी पहले कंसेप्ट सीखते हैं हम लोग। कोई भी चीज यदि मोशन में है, मूवमेंट में है, तो वो मोशन में ही रहेगा, और यदि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे आपके सामने, क्या मान के चलो आपके सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है, तो मुझे एक बात ईमानदारी से बताना। कैसे बताना? ईमानदारी से बताना कि आपके पास मोबाइल रखा हुआ है, क्या वो मोबाइल आप बोलोगे मोबाइल इधर आ जाओ ना, क्या आ जाएगा वो मोबाइल? नहीं आएगा। अरे बोलो आएगा कि आएगा? नहीं आएगा ना। तो आपने क्या किया? एक फोर्स लगाया। आप उसको ऐसे उठा रहे हैं ना, ऐसे उठा रहे हैं, तो ऐसे जब आप उठाते हैं फोन को, ऐसे जब फोन को आप ऐसे करके उठा रहे हैं, फोन को ऐसे उठा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? वहां पर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और यदि कोई चीज मान लो कि मोशन में साइकिल चल रही है, तो वो साइंस कहता है, न्यूटन कहते हैं कि वो चलती ही रहेगी, नहीं रुकेगी। तो रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक लगाते हैं, और आपके सड़क के साथ उसका क्या होता है? फ्रिक्शन का फोर्स लगता है उसके व्हील्स के बीच में, पहियों के बीच में, तभी तो रुकता है वो। तो इनर्शिया दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया का अगर आप देखेंगे टेंडेंसी, मेजरमेंट मास से करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कि इनर्शिया का मेजर कैसे करते हैं, तो इनर्शिया को मेजर हम करते हैं मास से। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान देना, ये मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर 5 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है और कोई 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली जो 10 केजी वाला उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। भाई बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर को मैं बोलूं उसको धक्का देके जरा उसको आगे करो, तो यहां पर आपको ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? क्योंकि मास ज्यादा है। पत्थर छोड़ो यार, थैला में मान लो कि आटे का थैला है, वो अगर 20 किलो का आटे का थैला है, 5 किलो का आटे का थैला है, तो आप देखोगे आटा का जो थैला है 5 किलो वाला आप उठा लेते हो, क्योंकि 5 केजी के हिसाब से उसके पास रेस्ट का इनर्शिया है। लेकिन अगर 20 केजी का थैला है तो आपको ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, फिर आप कहते हो बहुत भारी है ये तो है। तो यहाँ इसीलिए वो किसमें है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाता है। या मान के चलो इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं। ट्रक जा रही है, ट्रक का मास कितना होता है? ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है। देखो मेरी आदत है, फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, मेरी कोई हाई फाई वाली आदत नहीं है, इसलिए अगर दिमाग में कुछ सेटिंग है, बाकी टीचर लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में मिलजुल के पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूं, तो मान लो ट्रक की बात करता हूं। ट्रक क्या होता है? ट्रक का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ट्रक को रोकना आसान है या किसी आती हुई साइकिल को रोकना आसान है? आप मुझे बताओ। सोचो यार, सोचने की आदत तो डालो, सोचोगे तभी तो मन में चीजें आएंगी, जवाब मिलेगा। बताओ ना, अगर ट्रक है, ट्रक को रोकना आसान है या एक साइकिल को रोकना? ट्रक छोड़ दो, बाइक को रोकना आसान है या साइकिल को रोकना आसान है? तो ऑब्वियसली आप साइकिल को रोक सकते हो, बाइक को रोकोगे तो आप क्या होगा? वहां ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, चाहे वो इनर्शिया ऑफ मोशन हो, दोनों में से कोई भी इनर्शिया हो, अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा लगेगा। और आपको प्रैक्टिकल सर, और प्रैक्टिकल बताइए ना इनर्शिया के बारे में। देखो इनर्शिया तो बाबू हर जगह पे आता है, कहाँ नहीं आता इनर्शिया? आप मुझे बताओ। आप ट्रेन में जाते हो, 2 दिन के सफर करके आते हो, तो आप वहां भी इनर्शिया में आ जाते हो। ऐसे घर पे लगता है चुक 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 चुक, अभी भी ट्रेन में चल रहे हैं। ऐसा होता है ना, अगर 3 दिन के सफर करके आए हैं घर में और ऐसे करके लेट जाएंगे तो ऐसा लगेगा शरीर मूव कर रहा है, यानी आपका शरीर जो इनर्शिया में आ गया था ट्रेन के साथ में, वहां भी इनर्शिया में आ गया है। और तो और आप अपनी आदत की वजह से, अपने बैड हैबिट या गुड हैबिट की वजह से, वो भी आपके पास इनर्शिया है। आप कहते हैं 2 घंटे आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते हो, रेगुलर चीज़ों का स्टडी नहीं कर पाते हो, तो ये भी एक इनर्शिया ही है। इस ऐसे इनर्शिया में आप चल पा रहे हो कि पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ये इनर्शिया है आपका। ये इनर्शिया कैसे टूटेगा? तो मेरे ऐसा कोई टीचर आएगा जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, बोलेंगे आपको कि ऐसा नहीं ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, तो वहां पर आप एक्सटर्नल लगाओगे तो आप इनर्शिया से हटोगे। तो इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं। इनर्शिया के एग्जांपल में अगर आपको दूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का, तो मैं आपको इतना समझाता हूं। होता क्या है, देखो
आपने देखा होगा, अगर मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे गाड़ी मान लो बस में आप बैठे हुए हो, बस में ऐसे करके मस्त एकदम बैठे हुए, मस्त एकदम दिल्ली से हरिद्वार घूमने के लिए जाएंगे, है ना। अब आप पता नहीं आप कहाँ जाओगे, मैं तो दिल्ली से हरिद्वार ज़्यादातर जाता हूँ। तो मान लो बस पे बैठे हुए, बस रुका हुआ है यानी रेस्ट में है बस, उसके अंदर मैं बैठा हूँ तो मैं भी रेस्ट में हूँ। अब क्या होगा, बस मोशन में आएगा, बस क्या आएगा, मोशन में आएगा, मूवमेंट में आएगा। तो बस जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो अब जो मेरा बॉडी है, जो मेरा शरीर है, वो अभी भी रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। तो जो नया चेंज आ रहा है, यानी कि अब रेस्ट में मोशन में जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो रहा है उसका विरोध करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, और इसीलिए हमारा शरीर पीछे की ओर हो जाता है। देखा है आपने, अचानक से बस में बैठे होते हैं और बस जैसे ही स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही, ये तो फिजिक्स तो रोज होता है यार, तुम्हारे लाइफ में होता है। अभी आप फिजिक्स सही से पढ़ लोगे ना तो हर लाइफ के हर पहलू में आपको ये कंसेप्ट याद आएगा। बस रुका हुआ है, अचानक से आगे बढ़ा, हम पीछे की ओर हो गए। क्यों पीछे की ओर हो गए जी? तो इसीलिए पीछे की ओर हो गए क्योंकि हमारा शरीर इनर्शिया किस में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। तो रेस्ट में रहना चाह रहा था, तो आगे की ओर तो बाकी चीजें हो जाएंगी, लेकिन शरीर कहेगा अच्छा हम नहीं होंगे आगे की ओर। तो वो क्या करेगा, कहेगा तुम आगे जा रहे हो, हम पीछे हो जाएंगे। ये पीछे की ओर ऐसे हो जाएगा। या गाड़ी चल रही है और अचानक जब ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर क्यों हो जाते हैं, आगे की ओर इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि अब तक हम कौन से इनर्शिया में थे, इनर्शिया ऑफ मोशन में थे। हम आगे आगे ही बढ़ते जा रहे थे, आगे आगे ही बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ने की हमारी आदत हो गई थी, इनर्शिया हो गया था। लेकिन जैसे ही गाड़ी ब्रेक लगाए पीछे की ओर, गाड़ी ब्रेक लगाए पीछे की ओर, तो हमने उसका विरोध किया आगे की ओर, हम अभी आगे ही चलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल में दे सकता हूं। कंबल में बहुत सारे धूलकण होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? अरे बोलो भैया, हो कि नहीं? अरे हाँ, हो कि नहीं? हाँ सर, मजा आ रहा है सर। अच्छा ठीक है। कंबल है, कंबल डंडे से पीटते हैं, तो ऐसे करके पीटते हैं तो उसमें जितने धूलकण होते हैं, जितने पार्टिकल्स होते हैं, वो सब नीचे कैसे गिर जाते हैं। देखो, ये मान लो मेरा हाथ कंबल है और यहाँ पर धूलकण है, तो अभी क्या ये इससे चिपका हुआ है, तब चिपका हुआ है ना, और जैसे यहाँ डंडा पड़ा तो ये वाला ऐसे हो जाता है, ये वाला ये जो है, ये वाला देख रहे हो, ये वाला ऐसे हो जाता है। तो ये जो है धूलकण होता है ना, इसको कहता है अरे बाबू तू भी मेरे साथ आ जाओ, तू कहाँ यहाँ पर खड़ा, यहाँ पर कहाँ रहोगे, हम यहाँ हो जाएंगे तो तू नीचे गिर जाओगे। तो कहता है कि नहीं, एकदम ढीठ है हम। हाँ, कहता है कि हम तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया में हैं, हम आपके साथ थे, हम तो हिलेंगे ही नहीं, घूमेंगे ही नहीं। तो कहता ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो कंबल का जो सरफेस है वो ऐसे हो जाता है और जो पार्टिकल है वहीं पर आता है, तो उसका कोई मिलता ही नहीं है सहारा रुकने का या किसी करने का, तो जैसे ही हटता है नीचे की ओर गिर जाता है। सेम एग्जाम्पल, पेड़ में आम आपका है, आम का सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन मान लो अभी जुलाई का महीना है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग, टहनी को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। तो ऊपर नीचे करते हैं ना, तो जो फल लगा हुआ होता है टहनी के साथ में, पेड़ के साथ में लगा हुआ होता है, तो वो किस में होता है, वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। तो टहनी तो आ जाता है मोशन में, लेकिन ये जो फल लगा होता है वो किस में रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। तो जब आगे पीछे होता है ना, ऐसे करके आगे पीछे होता है, ऐसे करके आगे पीछे होता है, तो ये कहता है टहनी, ये फल सुनो ना, तुम नीचे गिर जाओगे, काम करो तुम भी मेरे साथ, जब ऊपर जाते तुम भी ऊपर आ जाओ मेरे साथ पकड़ के, और नीचे आते तुम भी नीचे आ जाओ। कहता है हम आएंगे ही नहीं, हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हैं, हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे। कहता तुम्हारी मर्जी। तो टहनी ऊपर जाता है और ये यहीं के ही रहना चाहता है, कनेक्शन टूट जाता है, नीचे गिर जाता है। वो समझ में आ रहा है? बस ऐसे ऐसे मुड़ता है तो हम किधर हो जाते हैं, उल्टा इधर की ओर होते हैं, बस ऐसे मुड़ता है इधर। तो ये तमाम चीजें लाइफ में चलती रहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ की यदि हम बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ में क्या आप देखते हो, F = ma का कंसेप्ट दिया है, यानी यही न्यूटन सेकंड लॉ है। इसको डिराइव करने के लिए कुछ टर्म सीखने पड़ेंगे, जैसे कि मोमेंटम सीखना पड़ेगा, मोमेंटम आपको आना चाहिए, मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स आपको आना चाहिए, इंपल्स क्या होता है। ये तमाम चीजें हम जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे, ये इसमें पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पढ़ेंगे, ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यानी बेसिकली आप देखेंगे तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि यदि कोई मूवमेंट में है, समझो मेरी बात को, यदि मान लो कि मैं यहां पर हूं, मेरी बात ध्यान समझना, और मैं यहां से यहां पर आ रहा हूं, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि यहां पर, ये मैं बना देता हूं, ध्यान समझना, यहां पर मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट करके, मोशन करके यहां से यहां पर आया है, यहां से यहां पर आया है, तो यहां से अगर इसके 1 मीटर पर सेकंड था, फिर ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया, मेरी बात ध्यान समझना, तो 1 मीटर से 2 मीटर पर सेकंड जाने में कहीं ना कहीं फोर्स लगा है, तभी तो आगे बढ़ा है।
लॉजिकल बात है जी, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ये आगे थोड़ी ना बढ़ पाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, किसी भी चीज को जब फोर्स लगेगा। अब देखो ये फोर्स क्या होता है, हो सकता है हमें दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी फोर्स लग रहा है, जो खाना मैंने खाया है, जो एनर्जी मेरे अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उस एनर्जी की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। पंखा कैसे घूम रहा है, तो पंखा भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से घूम रहा है, उसके पास भी एक काइनेटिक एनर्जी की वजह से फोर्स सप्लाई हो रहा है। तो यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और मास भी कनेक्टेड है, यानी कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, फोर्स ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो आपको फोर्स के बारे में जानना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स उसके बारे में भी जानेंगे डिटेल में कि भाई फोर्स ये होता है वो होता है, जानेंगे हम फोर्स क्या क्या कर सकता है। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, थर्ड लॉ यहाँ पर है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या पढ़ना होता है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ना होता है एक्शन रिएक्शन पढ़ना होता है। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आप अपने सर को दीवार पे से पटक के तो देखो एक बार, हैं, आप दीवार भी उतना ही फोर्स से आपको क्या करेगा, उतना ही फोर्स आपको देगा, उतना ही फोर्स से आपको भी चोट लगेगा। इसका मतलब एक्शन, नेचर में एक्शन रिएक्शन होता है, यानी आप कोई एक्शन करोगे, आप किसी को एक चाटा खींच के मारोगे, वो भी आपको एक चाटा खींच के देगा, यानी आप एक्शन करोगे वो रिएक्शन देगा। अब दीवार है, अब ये दीवार, ये मेरा सर है, तो कई बच्चे होते ना, जा रहे हैं दीवार में सर पड़ रहे हैं, जा रहे एकदम तेजी से गया, यहाँ पर हल्का सा टच किया, क्योंकि यहाँ भी साइंस अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, अगर मैं दीवार पे अपने सर को ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मुझे चोट ज्यादा लगेगी। इसका मतलब हुआ कि जितना फोर्स मैं दीवार पे लगा रहा हूं, दीवार भी उसी टाइम पे एक साथ मेरे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। और यदि मैं दीवार पे कम फोर्स लगाऊंगा, ऐसे देखते हैं माथा टेकते हैं ना मंदिर में से करके, तो बड़े आराम से ऐसे हल्का सा टच करते हैं, ज्यादा कस के मार देंगे ना ऐसे करके चोट लग जाएगा, माथा ही फट जाएगा कहेंगे अरे दर्द हो गया यहाँ पे। तो आप किसी भी चीज को, बंदूक चलाते हैं ऐसे करके, तो बंदूक में स्टिगर जो होता है यहाँ पे, तो बंदूक की गोली जब बाहर ऐसे निकलता है जितना फोर्स है, तो पीछे की ओर भी धक्का उतना ही देता है वो, इसलिए कंधा मजबूत होना चाहिए जो बंदूक राइफल वगैरह चलाते हैं, पीछे की ओर भी, पीछे की ओर धक्का बहुत तेज देता है वो। नाव पे चलते जंप करते हैं, तो इधर जंप करते हैं यहाँ पे, तो वो मुझे आगे की ओर धक्का दे देता है, तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। चलिए अब इन पे मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, बड़ा मजेदार स्टोरी सुनाने वाला हूं, एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूं जिसके बाद कभी भी आप नहीं भूलोगे। हेलो, कभी भी आप नहीं भूलोगे। कहानी क्या है, तो कहानी ऐसा है कि न्यूटन के तीन बेटे, अब ये न्यूटन मत ले लो, हो सकता है इनके पिताजी कोई हो, मतलब कोई आदमी उसका नाम न्यूटन है। न्यूटन के तीन बेटे, और तीनों बेटे का अलग अलग अपना अपना एक कहते हैं ना नेचर होता है, तो अपना अपना नेचर है। तो ये है न्यूटन का पहला बेटा, ये है न्यूटन का दूसरा बेटा, और ये है न्यूटन का तीसरा बेटा है, ठीक है। इन तीनों बेटों में कुछ अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना नेचर है। जैसे कि अगर हम न्यूटन के पहले बेटे की बात करते हैं, तो जो न्यूटन का पहला बेटा है वो सनकी इंसान है, सनकी टाइप का। वो सनकी टाइप का मतलब ये होता है कि उसका एकदम से वो बैठा है तो बैठा ही रहेगा जब तक कि उसको कोई बोलेगा नहीं उठने के लिए, और अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कोई रीजन या कोई उसको रोकेगा नहीं। तो ये इनर्शिया वाली कहानी है, एकदम से वो जो इंसान है सनकी टाइप का इंसान है। और तो और अगर उसको कोई छेड़ दिया, तो उसके बाद तुम पीटा हमको कैसे, उसको जो कूटना शुरू करता है, हमको पीटा कैसे पीटा, हमको लात जूता मार रहा, खूब मार रहा, वो मर क्यों ना जाए। वो इनर्शिया वाला कहानी है उसका, पीटेगा तो पीटते रहेगा। तो इसका मतलब बोलेगा अरे दो चार आदमी, अरे कहा पीट रहे भैया, अरे मर जाएगा, अरे छोड़ेंगे नहीं इसको हम। तो इसका नेचर है इनर्शिया का, पहले बेटा का इनर्शिया का नेचर है ये बस धर के कूट देता है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है इसके साथ। दूसरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, दूसरा बेटा बहुत आज्ञाकारी है। फर्स्ट माँ, ए फॉर फर्स्ट माँ, पहले माँ की इज्जत करता है ये बड़ा आदर्शवादी बेटा है। मतलब कि ये जो है, ये मतलब सबसे तीनों में सबसे ज्यादा आदर्शवादी यही है। इसलिए कहते हैं कि जो माँ बाप की इज्जत करता है, समझदार होता है, वो बहुत जल्दी तरक्की कर जाता है, और सबसे ज्यादा उसी के बारे में दुनिया जानती है। तो इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, यानी मोमेंटम पढ़ना, इंपल्स पढ़ना, आगे चीजों के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो न्यूटन का तीसरा बेटा है, ये कहता है कि देखो, ना हम सनकी हैं, ना हम बीच वाले मंझले भैया की तरह, ना बड़के भैया की तरह सनकी हैं, ना मंझले भैया की तरह जो है हम बिल्कुल आदर्शवादी हैं। यानी कि ये पिटा के आ जाता है, ये आदर्शवादी है, कोई इसको एक थप्पड़ मारता पिटा के आ जाता है, ये आदर्शवादी है। और ये तो खैर कूटना शुरू कर देता है, इसको कोई छेड़ के दिखा दे पहले बेटे को, एक थप्पड़ क्या, कोई टच करके दिखा दे, जो कूटना शुरू करेगा ये इनर्शिया में आ जाएगा। लेकिन तीसरा कहता है कि ना हम बड़के भैया की तरह सनकी हैं, ना बीच वाले मंझले भैया की तरह जो है हम ये हैं, क्या बोलते हैं, आदर्शवादी हैं कि हम पिटा के आ जाएंगे।
हम एक्शन रिएक्शन पर, अगर मुझे कोई एक थप्पड़ मारेगा तो मैं भी उसे एक थप्पड़ मारूंगा, जितना फोर्स से मुझे मारेगा मैं भी उतना ही फोर्स से मारूंगा। तो यहां पर ये तीनों बेटों की कहानी है। इसको अगर कोई मार देगा एक थप्पड़ तो ये भी खींच के मारेगा एक थप्पड़, अगर वो धीरे से मारेगा तो ये भी धीरे से मारेगा। ये तीनों कहानी है, इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां से हम अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हम समझते हैं। आइए आगे बात करते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस के, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस की कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे नंबर 1, ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस होते हैं। अपोजिट होता है और इक्वल फोर्सेस होता है। देखो अपोजिट होता है और इक्वल होता है। एंड थर्ड, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। अप्लाई ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग। ऐसा नहीं है कि हवा में मारेंगे तो यहां पर एक हाथ से ताली बज जाएगा, नहीं, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ेगी। ऐसे करके दीवार हो तो यहां टच करेंगे, दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट, यानी दीवार ने, इस बोर्ड ने मेरे ऊपर, मेरे हाथ पे फोर्स लगाया और मेरे हाथ ने इस पे फोर्स लगाया। अरे झगड़ा दो लोगों के बीच में तो होता है, हैं? झगड़ा किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। गांव में बचपन में देखता था कि दो लेडीजों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा पता कैसे होता था? मान लो दो लेडीज की झगड़ा हो रहा है, वो अपने दरवाजे पर से चिल्ला रही है, ये अपने दरवाजे पर से चिल्ला रही है, खूब मान लो झगड़ा हो रहा है एकदम से, और गलती से एक आध मान लो थक गई, हाँ बोले वो बोलते रहे मैं अपने घर चलती हूँ, वो बोलता रहे, तो ये पता क्या सोचेगी? ये सोचेगी अच्छा वो चली गई, मैं पागल का बोलती रहूंगी। तो लपकते हुए जो है, लपकते हुए अपना साड़ी हल्का सा ऐसे पकड़ के जाएगी उसके दरवाजे के पास और उसे ऐसा ऐसा बात बोलेगी, ऐसा ऐसा बात बोलेगी, मजबूर हो जाएगी, बाहर आके चिल्लाने लगेगी। अब ये भी अपने चबूतरे पे आ जाएगी, अब कहेगी हाँ अब मजा है, बराबरी का झगड़ा होगा। तो यहाँ पर जो है एक्शन रिएक्शन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, अकेले अकेले तो पागल कहेगा उसको। तो न्यूटन के सेकंड लॉ की अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? देखो मास के बारे में तो जानते ही हो, और एक्सेलरेशन मैंने आपको बेसिक फिजिक्स में बता दिया था कि एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी होता है उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जब हम फोर्स की बात करते हैं तो आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं फोर्स के बारे में, कि फोर्स क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए ए फोर्स जो होता है, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो सिंपल डेफिनेशन होता है टू पुश और पुल, टू पुश और पुल, धक्का देना या खींचने को हम लोग फोर्स करते हैं। ये बेसिक आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा। अगर आप एनआईए से दिया होगा तो आपने 10th बोर्ड में पढ़ा होगा, सीबीएसई से होंगे तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब इसके अलावा फोर्स के बारे में और क्या बोल सकते हैं? तो जितना भी मोशन होता है, जितना भी मोशन होता है, तो मोशन को करवाने में फोर्स का बड़ा हाथ होता है। मोशन को करवाने में, स्पीड को बढ़ाने में, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने में फोर्स का बड़ा काम होता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो आप ध्यान से देखेंगे, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। अगर ये मोशन में है तो मोशन वाले को रेस्ट में ला सकता है, और अगर कोई रेस्ट में है तो वहां फोर्स लगा के आप उसको मोशन में ला सकते हैं। और क्या क्या कर सकता है? चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी चीजें हैं जो फोर्स यहां पर अप्लाई होता है। यानी फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दैट मीन वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको स्पेशल लॉ ऑफ से मेजरमेंट करते हैं। मतलब वो कहानी तो आपने पढ़ ही लिया है, वेक्टर का मतलब जिसके पास डायरेक्शन होता है। बट अब आपके क्लास में ये बातें शोभा नहीं देती है कि केवल जिसके पास डायरेक्शन होता है यही डेफिनेशन इनफ नहीं है। वेक्टर का मतलब होता है कि अब फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगेगा। मान लो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इन दोनों को सम करना है तो वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। पहला फोर्स F1 लिया, दूसरा फोर्स ऐसे लिया, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो F1 + F2 आ गया यहाँ पे। तो अब इस तरह से जोड़ेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से बात करेंगे, जो मैंने बेसिक फिजिक्स में बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो क्लियर है। आइए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, आइए इसको समझते हैं और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फोर्स समझ में आने के बाद एक नया टर्म इंट्रोड्यूस आपके सामने होता है, मोमेंटम। मोमेंटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, क्योंकि मोमेंटम आपको सीखना पड़ेगा। आपने नॉर्मल लाइफ में भी सुना होगा उसका मोमेंटम ज्यादा है या उसका मोमेंटम कम है। तो मोमेंटम का मतलब होता क्या है? उससे पहले आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन आपको मैं बता दूं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूं। और फोर्स का जो यूनिट न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं, ये होता है न्यूटन में, है ना, एन से डिनोट करते हैं, न्यूटन होता है। वैसे देखिए ये होता है केजी और ए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो 1 न्यूटन इक्वल होता है 1 kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी आप यूनिट का मैंने आपको बता दिया। एक्सेलरेशन होता क्या है, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन मैंने बताया था यहाँ पे, मान लो यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर मस्त आप 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, मान लेते हैं यू इसको बोलते हैं, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है। फिर आप यहाँ पर आ गए जी, जब यहाँ पर आ गए तो आपकी वेलोसिटी v हो गई। अब देखा यहाँ पर कैसे हो गई, पीछे कुत्ता लग गया, एक ऐसा कुत्ता, पागल कुत्ता लग गया जो पिछली बार आपको बहुत दौड़ाया था। तो यहाँ आप चालाकी क्या करोगे, अपनी स्पीड को बढ़ा दोगे। जब स्पीड को बढ़ा के आपने कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 1 मीटर से 2 मीटर आपने क्या किया, चेंज किया है। जब 1 मीटर से 2 मीटर आप चेंज करते हैं तो टाइम भी आपको लगेगा। तो इसी का वर्ड आता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, यानी डेल्टा वी अपॉन टी होता है। ये हो गया मीटर पर सेकंड में और ये हो गया सेकंड में, तो ये आपका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो गया आपका। तो एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया। अब नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है मोमेंटम। तो मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अच्छा, गैलीलियो ने भी इनर्शिया के बारे में बताया था, आप देखेंगे अपने आपके टेक्स्ट बुक में होगा, गैलीलियो ने भी बताया था। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मोमेंटम बताने से पहले। गैलीलियो ने कहा था कि देखिए, अगर हम एक प्लेन लेते हैं, ऐसे पर लेते हैं, एक स्लोप लेते हैं, ऐसे करके एक स्लोप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मान लो एक स्लोप लेते हैं, इस तरह से एक हम स्लोप अगर ले लें, यहाँ पे स्टैंड कर देते हैं इसको। अगर इस तरह का हम स्लोप लेते हैं, यहाँ से इस तरह का अगर हम स्लोप लेते हैं, अब यहाँ से क्या होगा, दो बातें होंगी। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ले जाओगे, ऊपर की ओर ले जाओगे, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी घटेगी। मेरी बात ध्यान समझना, अगर इसको ऊपर की ओर ले जाओगे तो इसकी वेलोसिटी घटेगी, या अगर इसको मान लो ऊपर की ओर ना ले जाके अगर ऊपर से नीचे की ओर छोड़ोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये गैलीलियो ने दिया था इनर्शिया को लेकर। साथ में गैलीलियो ने यह कहा था कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि इसको फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये कुछ चीजें थी जो गैलीलियो के बारे में दिया है यहाँ पर, बाकी आप स्टडी कर सकते हो। खैर, हम अपने वापस मोमेंटम पे आते हैं, मोमेंटम को समझते हैं, बिकॉज मोमेंटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको मिटाता हूं और मोमेंटम के बारे में बताता हूं। देखो, डर कहां पर आता है, जहां पर हमें चीजें समझ में नहीं आती है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, सबसे बड़ी बात, अगर फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है सर इस बार मजा आ जाएगा एकदम से, क्रांति, इसका बैच का नाम क्या रखा है हमने, क्रांति बैच। क्रांति का मतलब रिवॉल्यूशन, कुछ क्रांति करनी है। क्रांति का मतलब जो अब तक हम करते आए हैं, अगर वही करते रहेंगे बंधु, तो वही मिलेगा जो अब तक हमको मिला है। लेकिन अगर कुछ आपको बदलाव करना है, अगर आपको कुछ नया करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री उसी धर्रे से पढ़ते आओगे जैसा कि आप तक पढ़ते आए हो, तो बिल्कुल डर आना लाजमी है, डर आएगा आपको। लेकिन अगर तरीका बदल दोगे तो मजा लेके डर आ जाए आपके सामने। तो मोमेंटम की बात करते हैं हम लोग। मोमेंटम होता क्या है, क्योंकि मोमेंटम सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा सीखने में और पढ़ने में भी। देखिए, ये है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? इफ वी टॉक अबाउट मोमेंटम, दैट मीन व्हाट? जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम मीन्स आप बोल सकते हैं कि, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं, इसको P से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट वगैरह सब क्लियर कर लेंगे। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी यानी P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, m इंटू वी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। यानी मोमेंटम कुछ और नहीं है। अगर मान लो कोई मोशन में है, मान लो अगर कोई गति में है, तो सिंपल तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं बंधु कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से अगर कोई मोशन में है, कोई मूवमेंट में है, डैट मीन व्हाट? इसका मतलब ये हुआ कि उसका वेलोसिटी भी होगा, उसका मास भी होगा। जब वेलोसिटी होगा, जब मास होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम कोई अलग से नहीं आया है, हेलो, मोमेंटम कोई अलग से नहीं, आसमान से नहीं टपका है। मोमेंटम कहां से आया है, सिंपल, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे उसी को मोमेंटम कहेंगे। मेरा मास मान लो 55 kg है, सपोज करते हैं, और मैं दौड़ रहा हूं 2 मीटर प्रति सेकंड से, तो जो मेरी वेलोसिटी है और जो मेरा मास है उससे खाली आप गुना कर दो, 55 इंटू 2 यानी 110 kg मीटर पर सेकंड, ये मेरा मोमेंटम होगा। आप अपना मोमेंटम निकाल सकते हो, गाड़ी चला रहे उसका मोमेंटम निकाल सकते हो, कुत्ता दौड़ रहा उसका मोमेंटम निकाल सकते हो, किसी भी चीज का मोमेंटम निकाल सकते हो। केवल दो चीज चाहिए,
कितनी चीज चाहिए? दो चीज चाहिए। पहला चाहिए मास और दूसरा चाहिए वेलोसिटी। ये दो चीज अगर आपको मालूम है दोस्तों तो आप मोमेंटम बड़े आराम से निकाल सकते हो। v किस में आ जाता है? मीटर पर सेकंड में आ जाता है। और m किस में आ जाता है? केजी में आ जाता है। अरे ये सब तुम्हें क्या डर लगता है इसमें? अरे यार नहीं नहीं सर, डर नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता ना, हाँ ठीक है। अरे शर्मिंदगी ला देते हो तुम। मास केजी में नहीं पता क्या? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो ये किस में हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड में। आप क्या रटोगे इसको? मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है। अरे नहीं भैया, रटना नहीं है, बेसिक समझना है कि मोमेंटम है क्या। तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। सो अगर यहां पर मैं एक ऐसा बना दूं, यहां पर ऐसा मान लो बना दूं, कैसा बना दूं, ऐसा बना दूं कि यहां पर ये मान लो आप है, नन्हे मुन्ने प्यारे से हैं। नहीं सर अब तो बड़े हो गए। अच्छा ठीक है, बड़े हो गए, हैंडसम से। तो यहां पर ना मान के चलते हैं कि यहां पर आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, और यहां से आप यहां आ गए। अब आपकी यहां जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लो इनिशियल वेलोसिटी v है, ये आ गया v, इनिशियल वेलोसिटी आ गया। ठीक, ऐसे समझते हैं हम लोग। और यहां से यहां आने में कुछ आपका टाइम भी लगा है, तो मैं लिख देता हूं t सेकंड लगा। कितना लगा है? t सेकंड लगा है। साथ में कुछ डिस्टेंस भी होगा, बोलो डिस्टेंस होगा। हालांकि डिस्टेंस का यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करोगे आप यहाँ चलने में, ऐसे आओगे कि नहीं आओगे। तो मेरा डिस्टेंस का मतलब नहीं, तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पर हटा देता हूं मैं। अब चलिए आपके मास की बात करते हैं। अच्छा ऐसा होगा क्या भाई कि आपका मास 50 kg है यहाँ पे, यहाँ मान लो मास m है, यहाँ आपका जो मास है वो m है, तो क्या यहाँ m बदल जाएगा क्या? मेरी बात बताओ। यहाँ पर मास m है, यहाँ पर आप 50 kg थे, और जैसे दौड़ते 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 पहुंचे आगे, तो क्या आपका मास 55 kg हो जाएगा? क्या आप 60 kg के हो जाओगे? क्या स्कूल में 55 kg रहेगा? सर स्कूल तो खुल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, क्या मार्केट में 55 kg रहेगा, घर पे 60 kg हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? पार्क जाओगे तो 70 kg हो जाएगा? नहीं ना। मास तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब बात करते हैं तो फिक्स होता है। यानी कि चेंज क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है वेलोसिटी। यानी मोमेंटम को हम लोग दो चीजों से बदल सकते हैं। या तो हम मास को बदल दें, मास में चेंज कर दें, मास को ज्यादा कर दें या कम कर दें, तो मोमेंटम ज्यादा या कम हो जाएगा। या तो हम वेलोसिटी को ज्यादा कर दें तो भी हमारा मोमेंटम बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जो ट्रक होता है, ट्रक अगर कम स्पीड से भी चलेगा, कम वेलोसिटी भी होगा, लेकिन उसका मास इतना ज्यादा होता है कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। मोमेंटम क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर किसी कार की बात करते हैं, कार का मास कम होता है, तो अगर वो ट्रक के मोमेंटम के बराबर करना होगा तो मास तो बढ़ा नहीं सकता है। तो एक तरीका है कि अपनी वेलोसिटी को वो बढ़ा देगा, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, तब वो ट्रक के मोमेंटम के बराबर आएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? मान लो कोई 100 kg का गेंडा लड़का है, गेंडा मोटा लड़का है, 100 kg का है, तो उसका मोमेंटम ऑब्वियसली ज्यादा होगा, धीरे धीरे भी चलेगा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। और आप 50 kg के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 50 kg से 100 kg तो आप हो नहीं सकते। तो एक तरीका है कि चलो जी अपने वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। आप अपनी वेलोसिटी को बढ़ा सकते हो ताकि वो वहां पर पहुंचा जा सके। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही रहा है, साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर हम इनिशियल मोमेंटम की बात कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम की बात कर सकते हैं, यहां इनिशियल मोमेंटम बता सकते हैं, और यहां फाइनल मोमेंटम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? यहां पर फाइनल मोमेंटम बता सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं पी आई है, फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं पी एफ है। तो यहां कैसा निकल जाएगा? देखो मास तो ही रहेगा एम इंटू यू, तो यहां एम यू हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? एम वी हो जाएगा। हेलो, क्लियर हो रहा है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? यस सर, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब जैसे आप देखोगे हम चेंज इन वेलोसिटी बताते हैं कि u से v हुआ है, तो हम चेंज इन मोमेंटम भी तो बता सकते हैं। देखो मोमेंटम दो तरह का, लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको एक्चुअली पूरा नाम होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो आपको ना एंगुलर मोमेंटम इसमें नहीं पढ़ना है, ये एंगुलर मोमेंटम पढ़ना रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में पढ़ना है, उसमें जाके एंगुलर मोमेंटम का चर्चा होगा। अभी चेक करूंगा वो पढ़ना है कि नहीं, ये पढ़ना होगा तो पढ़ाऊंगा, तो नहीं पढ़ाऊंगा वाला। लेकिन जनरली अगर हम मोमेंटम भी केवल बोलते हैं तो लीनियर वाला वर्ड हट जाता है, लीनियर मोमेंटम केवल मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम? तो सिंपल सी बात है, किसी का भी चेंज निकालना हो, बेसिक फिजिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके देख सकते हो, उसे पूरा देखो तभी मजा आएगा सारी फिजिक्स पढ़ने में, वरना रोते रह जाओगे पूरी जिंदगी भर। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बेसिक फिजिक्स देखो जाके।
क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, हेलो, माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डेट मीन डेल्टा पी यदि हम निकालेंगे, अगर हम डेल्टा पी निकालेंगे तो डेल्टा पी कैसा निकलेगा, पी एफ माइनस पी आई निकलेगा। कैसा निकलेगा, पी एफ माइनस पी आई निकलेगा। अगर इसको और सिंबॉलिक टर्म को लिखोगे यहाँ पे, यानी एम वी माइनस एम यू, यानी एम को कॉमन ले लेंगे तो वी माइनस यू, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी बोल सकते हैं। यानी देखा जाए तो जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी और मास से मल्टीप्लाई कर देने पर आपका आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है क्या, इतनी बातें समझ में आ रही है? ये सर समझ में आ रही है। आपका सिलेबस मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिक्स तो मेरा वैसे भी रटा हुआ है, लेकिन क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मोमेंटम का डेफिनेशन वगैरह सब दे रखा है ना यहाँ पे। देखिए यहाँ पर लिया है, मोमेंटम निकालने के लिए दिया है, कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं यहाँ पे। जैसे दिया है ए मैन वेट्स 60 kg एंड ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 1.0 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स मनोज हु वेट्स 40 kg एंड इज मूविंग विथ 1.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अमन, कैलकुलेट दियर मोमेंटा। उनके मोमेंटा को आप बताइए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर मोमेंटा आराम से हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसको सवाल को जरा करते हैं, इसको समझते हैं। 2-3 सवाल है यहाँ पे। दूसरा दे रखा था a 2 kg ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली t इक्वल मोमेंटम वगैरह। कुछ सवाल करते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लॉ भी जानेंगे हम लोग। सेकंड लॉ कहाँ से आया है, ये रहे शानदार सवाल आपके सामने। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता है कि मान लो कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिसको सवाल देखते ही अंदर से कुछ कुछ होने लगता है, एकदम से बेचैनी, डर, एकदम से सारा यार t इक्वल 2 सेकेंड, t इक्वल 0 सेकेंड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो दिमाग में एकदम सर ना बहुत डर लगता है। तो ऐसा हो रहा है ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस इनर्शिया को हटा दो, इस इनर्शिया को हटा दो और समझो जीरो से सीख रहे हो। किससे सीख रहे हो, जीरो से फिजिक्स सीख रहे हो, एकदम जीरो से। 9th-10th में क्या आता नहीं आता सब भूल जाओ। 9th-10th में क्या नहीं आता, क्या पढ़ाने पड़ा, सब भूल जाओ। जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक फिजिक्स को पूरा देखो। अगर वहां से अगर देख के आए हो, अगर फिर भी डर लग रहा है तो मन से डर को हटा दो और आओ बिंदास तरीके से। कुछ अच्छे सवाल हम लोग कर लेते हैं, बढ़िया चीजें कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि अमन की बात करते हैं। पहला सवाल क्या है, अमन का वेट कितना है, 60 kg है। तो अमन वेट्स 60 kg एंड ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 1.0 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स मनोज हु वेट्स 40 kg एंड इज मूविंग विथ 1.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अमन। तो कैलकुलेट देयर मोमेंटा। मोमेंटा जो वर्ड यूज किया ना यहाँ पे, मोमेंटा, मोमेंटा पुलर होता है मोमेंटम का। मोमेंटम सिंगुलर हो गया और मोमेंटा पुलर हो गया। तो ये क्या कहता है, देखो देखो बच्चा पार्टी, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम ईमानदारी से बता रहा हूँ, सवाल को 1-2 बार पढ़ो। पहले सवाल को 1 से 2 बार पढ़ो, तब तक पढ़ो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। अगर मैं आपकी जगह होता तो कैसे पढ़ता, ऐसे पढ़ता। अमन वेट 60 kg, यानी अमन कोई लड़का है जिसका वेट है 60 kg। ठीक है, ये 60 kg इसका वेट है और ये ट्रेवल कर रहा है कितना वेलोसिटी से, 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, किधर ट्रेवल कर रहा है, मनोज की ओर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे बेसिक बहुत करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अमन है, ये कौन है, अमन है, ये अमन है, ये अमन है, ये जा रहा है मनोज की ओर, ये मनोज है, ये मनोज है, ये मनोज है। तो ये जा रहा है, अमन का मास दे रहा है 60 kg। यानी अगर इसको मान लेते हैं कि अगर ये m1 इसको मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, तो m1 कितना दे रखा है, 60 kg दे रखा है। ठीक है, और यहाँ मनोज, अभी आगे बात करते हैं। तो मनोज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब एक देखता ग्रामर का वर्ड है, टुवर्ड्स मतलब की ओर, मनोज की ओर। तो मनोज की ओर जा रहा है, कितना से जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी दे रहा है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं इसको v मान लेते हैं, तो वेलोसिटी कितना दे रहा है, 1.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इधर की ओर जा रहा है, इसको v1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मनोज हु वेट्स 40 kg, मनोज जिसका वेट कितना है, तो मनोज m2 मान लेते हैं, इसका वेट है 40 kg। कितना है इसका वेट, 40 kg है। एंड इज मूविंग विथ 1.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अमन। अच्छा, ये सवाल कहां से लाया हूं मैं, इन तीनों, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक का है, तो मैंने वहीं से उठाया है और आपके सामने सोल्व करवा रहा हूं मैं आपको। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अमन, तो ये अमन क्यों आ रहा है। अरे चिरकुट टाइप का सवाल यार, इससे बढ़िया सवाल तो मैं बना सकता हूँ, अभी भी बना दूंगा तो लेकिन टाइम लग जाएगा।
मतलब वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वही चल रहा हूँ जो आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, फालतू में डरना छोड़ो। और यहाँ मान लेते हैं ये V2 है, ये V2 से जा रहा है इधर की ओर, ये इसकी ओर आ रहा है, V2 की ओर आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये दोस्त इसकी ओर आ रहा है, ये इसकी ओर आ रहा है। आ गले लग जा, हेलो, एकदम दूसरे को बड़े दिन बाद मिले हैं, ये इसको देख के इधर आ रहा है, देख के इधर आ रहा है। अच्छा, देखने में मजे की बात क्या है कि यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो ये चल रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड से और ये चल रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जब मास की बात करेंगे तो ये 60 kg है और ये 40 kg है, यानी ये कहीं ना कहीं जो है अमन ज्यादा वेट है, इसका ज्यादा वेट है। तो ये मोमेंटम पूछ रहा है, यानी कुछ नहीं पूछ रहा है, आप एक बार बता दीजिए अमन का मोमेंटम और एक बार आप बता दीजिए मनोज का मोमेंटम। तो अगर मैं मोमेंटम बताऊं तुम्हें किसका, मोमेंटम फॉर अमन, अमन का मोमेंटम बता दूं, P अमन, अमन का मोमेंटम यदि बता दूं तो m1 इंटू V1 हो जाएगा। तो m1 कितना हो गया 60 kg और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 111.0 मीटर पर सेकेंड, 1.0 मीटर पर सेकेंड, 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 60 से 60 हो गया, 60 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक बार आप निकाल दो मनोज का मोमेंटम, तो P मनोज का यदि मैं निकालूंगा, मनोज का मोमेंटम निकालूंगा तो m2 मल्टीप्लाई V2 हो गया, तो m2 कितना हो गया 40 kg हो गया और मल्टीप्लाई V2 कितना हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको ब्रेक करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी कितना आ गया 60 kg मीटर पर सेकेंड। अरे ये क्या हो गया, अमन का भी वही मोमेंटम है जो मनोज का मोमेंटम है, अमन का भी मोमेंटम आया 60 kg मीटर पर सेकेंड और मनोज का भी मोमेंटम आया 60 kg पर सेकेंड, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन डायरेक्शन तो उल्टा है भाई, ये जा रहा है इधर की ओर, इसका डायरेक्शन है इधर की ओर। और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो कैसे पता चलेगा, फिर तो दोनों लग रहा है एक ही डायरेक्शन में है। अगर अमन इधर जा रहा है तो ऐसा लगेगा कि मनोज भी इधर जा रहा है, अगर मान लो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मनोज इधर नहीं आ रहा, मनोज इधर जा रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। सवाल तो कह रहा है मनोज इसकी ओर आ रहा है। तो फिजिक्स में मैंने बताया था बेसिक फिजिक्स, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं जाओ बेसिक फिजिक्स देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, अगर आपने देखा है तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने बताया था डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट, तो हम डिसाइड करेंगे किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है, ये आपने डिसाइड करना है। तो मान लो यहां से सपोज करते हैं ये डायरेक्शन में प्लस लेता हूं और ये डायरेक्शन माइनस लेता हूं, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जितनी वेक्टर क्वांटिटी जाएंगी सब प्लस में रहेगा और इस डायरेक्शन में जितना आएगा वो माइनस में रहेगा। हेलो, प्लस और माइनस केवल और केवल भाई डायरेक्शन बताने के लिए आता है, बस, इससे ज्यादा इसका कोई काम ही नहीं है, एकदम डायरेक्शन खाली बताने। प्लस का मतलब हो गया ना कि ई डायरेक्शन में जाएगा और माइनस का मतलब हो गया ना कि उल्टा जाएगा, बस इतना ही मतलब होता है। सो फिजिक्स में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेलोसिटी किधर की ओर जा रही है, तो हम डिसाइड कर लेते हैं, देखो भैया ये प्लस वाला है, यानी जितना प्लस में होगा सब इस डायरेक्शन में होगा, या इस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे सब प्लस का ले लेंगे। और अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में जितने भी होंगे सब नेगेटिव होगा। तो मैंने बेसिक फिजिक्स में बताया, तो यहाँ भी आप डिसाइड कर लो। देखो यहाँ भी दो डायरेक्शन है, एक इधर की ओर है, देखो इधर की ओर है कौन, अमन जा रहा है, इधर की ओर अमन जा रहा है, ये डायरेक्शन अमन का है और ये डायरेक्शन मनोज का है, क्योंकि मनोज इधर की ओर आ रहा है। तो आप डिसाइड कर लो, अगर वो प्लस मानते हो तब तो ये वाला प्लस रहेगा अमन वाला, और लेकिन अगर मनोज के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी इसका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो एक आ जाएगा 60 kg मीटर पर सेकेंड और एक आ जाएगा माइनस 60 kg मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर एज्यूम करने वाली बात है, अगर आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मानते थे, ये पॉजिटिव हो जाता ये नेगेटिव हो जाता, मतलब आप बिल्कुल आज़ाद हो अपनी मर्जी से। लेकिन ट्रेडिशनली ज़्यादातर लोग ऐसे ही मानते हैं, क्योंकि ग्राफ भी बनाते हैं ना हम लोग, तो ग्राफ में ये ऑरिजिन से इधर की ओर प्लस मानते हैं, तो सबकी हैबिट इधर प्लस मानने की, ऊपर की ओर ले जाने प्लस, नीचे की ओर माइनस, इधर जाते हैं लेफ्ट की ओर तो माइनस। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल बना हुआ है ग्राफ में, तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा हैबिट बन गया लोगों को। चलिए, तो मोमेंटा हमने बता दिया, अब आगे बात करते हैं सवाल नंबर, दूसरा सवाल की बात करते हैं, पहला हमने सोल्व कर लिया। जब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, रेड कलर में है, जरा उसको ध्यान से पढ़ोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है ये सवाल कहता है अ 2 kg ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। अच्छा, एक वर्ड आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फ्री फॉल वाला वर्ड आएगा। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल, देखो डरना नहीं यार, मैं हर चीज क्लियर कर रहा हूं। देखो फ्री फॉल का मतलब होता है इसको पकड़ो टाई छोड़ दिया, मतलब यहां पर ना ऐसे ऐसे वेलोसिटी कुछ देने की जरूरत नहीं है, फ्री फॉल होता है। मतलब ऐसे गया टपक से गिरा दिया, नीचे आ गया, तो जैसे इसको गिराया ये नीचे आ गया, तो जब ये नीचे आया ना ऐसे करके, तो यहां पर क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या हो गई? जीरो हो गई। अब रास्ते में इसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, अलग बात है, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा ही होगा जब आएगा तो, यानी इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट में था, रेस्ट से आगे बढ़ा है। तो ये बोल रहा है फ्री फॉल, और कुछ नहीं बोल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 2 kg है। 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, देखो इस सवाल को 2 kg का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, अरे कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। 2 kg का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और वो क्या है, फ्री फॉल करवा रहे हैं। तो टाइमिंग 0 सेकंड है, मतलब जब स्टार्ट किया तो टाइमिंग 0 सेकंड था। तो कैलकुलेट इट्स मोमेंटम, अब कहाँ कहाँ बताइए, 0 सेकंड पे इसका मोमेंटम क्या होगा, और t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना मोमेंटम होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मोमेंटम कितना होगा ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल। ये आपसे सवाल कर रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिसाइड करना है, डायरेक्शन डिसाइड कर लेना है, कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है। तो चलो मान के चलते हैं कि ऊपर की ओर पॉजिटिव रहेगा, नीचे की ओर नेगेटिव रहेगा, ये हम डायरेक्शन मान के चलते हैं और इस सवाल को हम सोल्व करते हैं जरा। तो अभी क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन टाइम पे, क्योंकि देखो मोमेंटम में फॉर्मूला क्या आता है, मास और वेलोसिटी का आता है, यही दो चीज आता है ना, ये दो चीज हमें मालूम होना चाहिए। मास और वेलोसिटी मालूम होगा तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं मालूम होगा नहीं बता सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल सोल्व करते हैं। टेंटना, ये दूसरा सवाल हमारे सामने स्टार्ट हो गया। भाई ये साफ साफ बोल रहा है कि ये कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसकी मास कितना है, 2 kg का है ये, इसको नीचे की ओर गिराया जा रहा है, फ्री फॉल करवाया जा रहा है, यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है ये। तो भैया जब फ्री फॉल होता है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है शुरू वाला, वो होता है 0 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, फ्री फॉल में हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा, नीचे की ओर जो एक इसका एक्सेलरेशन काम करता है, वो काम करता है g इज इक्वल टू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, नीचे की ओर होता है। तो अब यहां पर भी डिसाइड कर लेते हैं हम लोग, अगर डायरेक्शन है तो यहाँ माइनस हम ले लेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस ले लेंगे तो बता देगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। माइनस लेने का मतलब बताएगा कि नीचे की ओर जा रहा है, ये नीचे डायरेक्शन में निगेटिव ले लिया यहाँ पे। चलिए जी मालूम हो गया, जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ही होता है। अरे जी कहो एक ही बात है, क्योंकि ग्रेविटी में आ जाता है तो स्मॉल जी का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो जब ये नीचे की ओर मूव कर रहा है तो क्या क्या टाइमिंग दिया है, नंबर ए, अगर मान ले आपसे पूछे कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे u कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है, मास तो वही 2 kg रहेगा। यानी कि अगर p t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ये p इज इक्वल टू 0 सेकंड में निकालेंगे तो को जल्दी बोलो 0 इंटू 0, अरे ये तो 0 आ गया, kg मीटर पर सेकंड आ गया, यानी 0 हो गया। चलिए बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट पे बोल रहा है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। अब t इज इक्वल टू 1 सेकंड में मोमेंटम कैसे निकलेगा भैया, अब टाइम तो कोई जिक्र है नहीं यहाँ पे, मोमेंटम में तो मास चाहिए, मास तो बदलेगा नहीं, मास तो वही रहेगा। हाँ, वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, वेलोसिटी नहीं मालूम होगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मैंने आपको बेसिक फिजिक्स में बताया था, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नंबर 3 वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। बस इतना याद रखो ना, मजा आ जाएगा पढ़ के एकदम से। तो यहाँ पर देखोगे जो सबसे पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a तो दिया है यहाँ पर, g दे रखा है, a दे रखा है, यहाँ पे u भी मालूम है, t भी मालूम है। तो हम यहाँ पता कर लेते हैं कि जब ये यहाँ से मान लो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर है, तो यहाँ से मान लो यहाँ पर ये आया, जब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आया तो यहाँ तो u हो गया 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ तो कुछ v होगा, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ तो कुछ वेलोसिटी होगा इसका, और वही वेलोसिटी तो चाहिए, क्योंकि देखो अभी भी मास वही रहेगा m, अभी भी मास वही रहेगा m। यानी कि पहले वाले का मोमेंटम हमने बता दिया पहले कंडीशन का, लेकिन दूसरे कंडीशन का जब ये यहाँ से यहाँ नीचे की ओर आ रहा है तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड में कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो निकाल लेते हैं। तो लगाते हैं पहला, है ना, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टन टना क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा। तो v इज इक्वल टू क्या लिखा है जी, वी यू प्लस ए टी। तो बोलो जल्दी बोलो, u क्या है यहाँ पर, कितना है u, 0 है ना, तो 0 प्लस a कितना दे रखा है, तो -9.8 और t कितना हो गया 1 सेकेंड, 1 ले लिया। हालांकि यूनिट के हिसाब से हम बात करना चाहेंगे, जैसे ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 सेकेंड। तो सेकेंड से ये वाला सेकेंड कट जाएगा, तो यानी ये v कितना आ गया -9.8 मीटर पर सेकेंड आ गया यहाँ पे। इसको चाहो तो इनवर्स में करके दे सकते हो यहाँ पर। तो ये आपका निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। तो सिंपल है ना, निकल गया तो बना लो भैया, क्या निकाल लो, मोमेंटम निकाल लो यहाँ पे। तो जब यहाँ मोमेंटम निकालेंगे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो मास तो वही रहने वाला है, यानी m इंटू वी करेंगे। तो m इंटू वी करेंगे मतलब कितना, 2 kg मल्टीप्लाई -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल जब इसको सोल्व करेंगे तो 9.8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, देख रहे। अब सिंपल सा है, दशमलव तो छोड़ दो पहले, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 के 19, दशमलव के एक ही अंक है तो एक अंक यहाँ लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और ये केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि ये मोमेंटम नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, ये नीचे की ओर मूव कर रहा है तो नीचे की ओर लग रहा है, ये बता रहा है यहाँ पर। अगर ये मोमेंटम ऊपर की ओर लगता तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती। तो आपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा मैं चाहूंगा इसको आप वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद इसको खुद से ट्राई करो। जैसे कि b निकाला वैसे ही c निकलेगा। तो मैं 3 तक गिनती करूंगा, जैसे ही 3 खत्म होगा आपको वीडियो पॉज करना है, कॉपी पेन पे सॉल्व करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कसम से बता रहा हूं फिर फिजिक्स कल को नहीं समझ में आएगा, तो मुझे मत बोलना। स्टार्टिंग 1 2 3 पॉज। चलिए अब आपने इसको सॉल्व किया होगा, आपने इसको देखा होगा, बनाया होगा, और बिल्कुल आसान है, ये भी सिंपल वैसे ही बन जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी होता है, यानी ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 0 प्लस a कितना हो गया -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर t हो गया 2 सेकेंड, सेकेंड से ये पावर इसका सेकेंड में कट गया, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से इस बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ जो वेलोसिटी आ गया वो माइनस में आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ से आप चाहो तो निकाल लो मोमेंटम। कैसे मोमेंटम निकलेगा यहाँ पे, तो ऐसा निकलेगा p t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू वी। तो m इंटू वी कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, तो m इंटू वी, m कितना है 2 kg है, तो m हो गया 2 kg मल्टीप्लाई v कितना हो गया -19.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो डैट मीन इसको आप करेंगे दोगुना होगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 आए 3, 392, और ये हो गया माइनस में, ये हो गया माइनस में 39.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये आंसर अपना बिंदास तरीके से निकल गया है। एक बार मिला लेते हैं, मिला लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखो आपके बुक में ना प्लस माइनस नहीं दिया है, लेकिन लिख रहा है पॉइंटिंग डाउनवर्ड, पॉइंटिंग डाउनवर्ड। तो भैया पॉइंटिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जो लिख रहा है ना, इससे अच्छा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर यही बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, यहाँ डाउनवर्ड पोजीशन में यहाँ पर काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आगे अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। अच्छा पता है मुझे मोमेंटम बताना होता ना तो मैं बाकी टीचरों की तरह जो है, मतलब मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट, किसी का भी अपमान नहीं कर रहा, अपनी जगह सब सही है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो व्यूज के लिए बहुत बोलते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं, मतलब 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करवा देंगे, 10 मिनट में ये बता देंगे, 10 मिनट में वो बता देंगे। समझ में नहीं आता 10 मिनट में कैसे बता देंगे। तो मैं चाहता तो 10 मिनट में मैं भी कर सकता, आता फटाफट बड़ी ये कटवाता और तुरंत फटाफट निकालता, 10 मिनट का काम था, इतना 1 घंटा तो लेता ही नहीं मैं। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, 10 मिनट देने से क्या हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा, काम भी नहीं हो जाएगा। वो काम मुझे नहीं करना है, मुझे अपना मेहनत से आगे बढ़ना है और आपको भी आगे बढ़ाना है। मतलब मेरी मेहनत, जो मेरा टैलेंट है वो आपको देना चाहता हूँ, वो आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा सवाल, रबर बॉल, रबर का कोई बॉल है, कितना मास है 0.2 kg है,
0.2 kg मास से कोई भी रबड़ बॉल ले लीजिए, 0.2 kg स्ट्राइक कर रहा। स्ट्राइक का मतलब एक इंग्लिश वर्ड है, स्ट्राइक का मतलब होता है ऐसे जाकर टकरा के वापस आना। तो स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ स्ट्राइक करता है? एक रिजिड बॉल है। रिजिड बॉल मतलब एक दीवार है, वो तो सीमेंट का दीवार हो सकता है या पत्थर का दीवार हो सकता है। रिजिड बॉल है मतलब हार्ड बॉल है, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हमने बॉल को लिया और ऐसे करके ऐसे फेंका यहाँ पे, तो जो स्पीड था वो था 10 मीटर प्रति सेकेंड था। एंड रीबाउंड्स, जब वो वापस होता है, रीबाउंड्स होता है अलोंग द ओरिजिनल पाथ, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से जब ये वापस होता है विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड से ही वापस होता है। सो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। आपका माइंड क्या काम कर रहा है? बॉल का मास तो बदलेगा नहीं, 0.2 kg रहेगा। 0.2 का मतलब 200 ग्राम का होगा, 1000 से भाग दोगे तो ये 200 ग्राम का बॉल होगा, जनरली होता ही होता है। 200 ग्राम का बॉल आपने लिया, फुचुक से दीवार पे से करके मार दिया। जब मारा आपने तो जिस रास्ते से गया, जितना स्पीड से गया, वापस उसी रास्ते से आया, उतना स्पीड से आया। बताइए चेंज इन मोमेंटम। आप कहेंगे सर जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि मास भी वही है और वेलोसिटी भी वही है। लेकिन बच्चा भूल गया एक चीज आप ये भूल गए कि जो फेंकने का डायरेक्शन था आपका और उधर जो आने का डायरेक्शन था बिल्कुल अपोजिट है। यानी अगर फेंकने वाला डायरेक्शन, जाने का डायरेक्शन अगर प्लस मानेंगे तो आने वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा। इसी को आपको सोल्व करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब तो आप जीरो मार के ही आ जाओगे, ये जीरो होगा। वेलोसिटी भी सेम है, मास भी सेम है। अरे भैया वेलोसिटी सेम है, मास सेम है, लेकिन कैसे भूल गए आप कि मास तो स्केलर क्वांटिटी है पर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अरे हाँ, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन चेंज करने पर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। बोलो। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि मैंने इसको भेजा 10 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक, इस डायरेक्शन में, और उधर से आया 10 मीटर प्रति सेकंड से, क्या दोनों वेलोसिटी एक है? क्या दोनों वेलोसिटी एक है? नहीं जी, बिल्कुल डिफरेंट है ये। आप केवल मैग्नीट्यूड को देख रहे हो कि मैं ऐसे करके बॉल फेंक रहा हूं, ऐसे करके बॉल फेंक रहा हूं 10 मीटर प्रति, हाँ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। पहले वाले जाने में 10 मीटर प्रति सेकंड था, आने में भी 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड है। तो जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन वेलोसिटी नहीं सेम है। क्योंकि जब डायरेक्शन सेम होगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बराबर तब माना जाता है। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी, मान लो ये एक वेक्टर है और एक और वेक्टर है, ये दोनों बराबर तब माना जाएगा जब इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि ऐसा डायरेक्शन है, इसका उल्टा डायरेक्शन है, या और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा डायरेक्शन है, कुछ भी डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद नहीं होगा इक्वल। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो वेलोसिटी में डिफरेंट आ जाएगा। क्या लगता है आपको? मास तो नहीं बदलेगा, मास तो वही है 0.2 kg। देखो डायग्राम में आपको बनाता हूं। ये मान लो दीवार है, ये मान लेते हैं ये दीवार है, ये दीवार मान लेते हैं। यहां से ये बॉल को हमने फेंका, ठीक है, इस बॉल को हमने ऐसे करके फेंका। तो जब बॉल को हमने इधर इस डायरेक्शन में फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका हमने इसको, जब इधर फेंका तो ये कितना था? 10 मीटर प्रति सेकंड था, 10 मीटर पर सेकंड था। इसको हमने इस तरह से फेंका। इसको जब ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा इधर की ओर, जब वापस आएगा तो वापस आने में भी ये 10 मीटर प्रति सेकंड है। जब ये वापस आ रहा था इधर से सेम रास्ते पे, हालांकि मैंने ऊपर नीचे बना दिया है, लेकिन जब ये वापस आएगा, मान लो यहां पे जब टकरा के वापस आएगा, तो जब ये बच्चा वापस आएगा ना टकरा के, तो 10 मिनट पर दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है, नहीं है सेम, डायरेक्शन बदल रहा है। अगर डायरेक्शन बदल जाएगा तो किस्सा खत्म। मान लो एक फोर्स लग रहा है इधर की ओर 5 न्यूटन, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है 5 न्यूटन। क्या तीनों फोर्स बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर है। ये मान लेते हैं F1 वेक्टर, ये मान लेते हैं F2 वेक्टर, ये मान लेते हैं F3 वेक्टर। क्या तीनों बराबर है? नहीं भैया, नहीं बराबर है जी, क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बराबर होने से बराबर नहीं हो जाता वेक्टर, डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, एक होना चाहिए। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैंने बोला था ना बेसिक फिजिक्स में मॉड लगा दो, मॉड लगा दो, मॉड लगा दो, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 5 न्यूटन। या सिंपली इसको F1 कर दो, इसको सिंपली F2 कर दो, सिंपली F3 कर दो, ये हो गया 5 न्यूटन। ये केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है भाई, डायरेक्शन थोड़ी ना बता रहा है। ये केवल एक चीज बता रहा है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कहाँ गया? डायरेक्शन का भी तो खेल है। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है। यानी अब आपको डिसाइड करना है, यहाँ पे आपको क्या डिसाइड करना है कि कौन से डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेना चाहते हो।
अगर आप मान लो कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया आपने, इधर वाले डायरेक्शन को, इधर का मान लो ये वाला पॉजिटिव ले लिया इधर, तो जो बाउंस करके आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोल लेता हूं कि अगर पहली वेलोसिटी ये मान लो v1 मान लेता हूं और इसको v2 मान लेता हूं, इसका मतलब पता है क्या, अगर v1 में लेके चलूंगा, वेक्टर v1 लेके चलूंगा तो लिखूंगा मैंने यहाँ लिखूंगा 10 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा, और वेक्टर v2 अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, -10 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा। क्या लिखूंगा, -10 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा। ये क्लियर करना है आपको, ये आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। यानी अगर हम चाहते हैं यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम चाहते हैं तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल का काम कर जाएगा, ये इनिशियल का काम कर जाएगा और ये फाइनल का काम कर जाएगा। अब इनके फिर से बोल रहा हूं, इनके मैग्नीट्यूड को मत देखो, देखो प्लस माइनस को देखो, यहां पर प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो प्लस है, यहां पर माइनस है। ये प्लस माइनस डायरेक्शन बताने काम कर रहे हैं, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने माना है यहां पे। अब यहां पर यदि हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम, यहां से निकालेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं पी इनिशियल निकालते हैं, तो यदि पी इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो कैसा निकल जाएगा, एम तो वही रहेगा जो एम गिवन था, इसका कितना एम था गिवन था, एम था 0.2 kg, एम तो वही रहेगा, इसका एम तो बदलेगा नहीं। तो एम इंटू वी1, तो यदि एम इंटू वी1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मास हो गया 0.2 kg और मल्टीप्लाई वी1 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल करेंगे यहाँ पर नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 2 kg मीटर पर सेकेंड। और यदि P फाइनल निकालेंगे, यानी कि जब रिबॉन्स होके वापस आ रहा होगा वो, तो वहां पर मास तो वही ले लेंगे, मास वही ले लेंगे, लेकिन यहां पर V2 की जगह आप क्या ले लेंगे, हम लोग माइनस में लेंगे। ये 10 अब 10 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा, यहां पर माइनस क्यों नहीं लगा, चूंकि ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रहा हूं मैं। जब मैं देखो दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकता, मैं माइनस भी लगा दूं डायरेक्शन भी लगा दूं, तो माइनस क्या करेगा, फिर कहेगा मेरा क्या काम है, जब डायरेक्शन दिखा ही रहे हो तो माइनस का काम कहां पर होगा, यहां पर होगा 0.2 kg, और यहाँ लगाएंगे -10 मीटर पर सेकेंड। ये बोलेगा यहाँ मेरा काम है, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्शन दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको भी ऐसे ब्रेक कर दोगे, 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, -2 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना आ गया, -2 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी हमने P इनिशियल भी निकाल लिया, P फाइनल भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल, जैसे इसने बोला है चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कैसा हो जाएगा, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, तो पी एफ माइनस पी आई होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, तो पी एफ माइनस पी आई। पी एफ कितना निकला है, तो पी एफ निकला है -2 kg मीटर पर सेकेंड, माइनस पी आई कितना है 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो माइनस और माइनस ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा और आ जाएगा -4 kg मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको लग रहा था जीरो होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। देखिए कुछ ऐसी कहानी है, अगर वेक्टर फॉर्म में समझेंगे इसको, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा होगा, मान के चलिए ये वाला है, मान लो ये P1 है, ठीक है, ये पी आई मान लेते हैं, ये पी आई इधर की ओर पी आई है, और मान लेते हैं इधर की ओर जो है ये पी एफ है, सपोज करते हैं इधर की ओर पी एफ है यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, सम करना है, इसको जोड़ना है, वेक्टर का सम करना होता है। तो वेक्टर का सम करना होता है तो कैसे करते हैं, किसी भी एक वेक्टर को चेंज कर दो डायरेक्शन, किसी भी एक वेक्टर को, मान लो कि हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं या इसका किसी का भी चेंज कर लेते हैं यार, सपोज करते हैं इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो अगर इसको मैं इधर बनाऊंगा तो ये माइनस दिखाऊंगा, -PF। अब यहाँ पर माइनस दिखाऊंगा मैं, क्योंकि डायरेक्शन मैंने बदल दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं सम करूंगा तो ये पहला वेक्टर लूंगा, इसके पर इसका सर को रखूंगा, और यहाँ पर ही एक वेक्टर ऐसे करके बनेगा जो -PF + PI बताएगा यहाँ पे, ठीक है, -PF + PI बताएगा। हालांकि ये चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ चेंज निकालना चाह रहे हैं, यहाँ हम जोड़ रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये ऐड वाला हमें नहीं पढ़ना है, ये मैं केवल वेक्टर बता रहा था। यहाँ सब्ट्रैक्शन चाहिए, यहाँ तो चेंज चाहिए, चेंज मतलब घटाना होता है, यहाँ तो ऐड कर रहे हैं, तो ऐड वाला तो आपको पढ़ना है नहीं, तो ऐड वाला हटा देता हूँ मैं, ऐड वाला तो पढ़ना नहीं है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो विद्यार्थियों, बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, और इतना मज़ा आ रहा है ना पढ़ाने में, बड़ा मतलब लग रहा मज़ा आ गया पढ़ा के, एकदम से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, इतना बिंदास तरीके से एकदम मज़ा आता है। फिजिक्स में मेरा जान बचता है, मतलब पूरा पढ़ाऊँगा तो एकदम मतलब लगा एग्जाम में ना जब बैठोगे तो पूरा एकदम पानी की तरह साफ साफ दिखेगा।
ये दिमाग से हटा दो कि कोई डर है, क्रांति मतलब क्रांति। तो मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में और कंप्लीट हम जानकारी लेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ के बारे में, मोमेंटम के बारे में, इम्पल्स के बारे में, कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में, फिर एक पार्ट इसका फ्रिक्शन ही बचेगा और सब चल रहा है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। सो जय हिंद, जय भारत।